सबसे पहले बानी बताइए अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। सर मैंने अपनी ग्रेजुएशन है वो 2017 में कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो 2019 में कंप्लीट की है। और उसके बाद मैंने अपनी बैचलर्स इन एजुकेशन की जो डिग्री है वो 2022 में कंप्लीट की है। मैं वन टाइम नेट क्वालिफाइड हूँ और दिसंबर 2022 में मैंने स्टेट क्वालिफाइड किया। तो मुझे एक बात बताइए, आपको पता है कि 2 या 3 महीने के बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने के चांसेस है ना? यस सर। हाँ जी। तो आपका नेट है तो आप वो फॉर्म भी फिल करोगे, और अगर वो जॉब मिलेगी तो वो भी करेंगे। तो फिर आपको ये जॉब क्यों दी जाए? आपके ऊपर इतना जो किया है एचपीएससी ने, इतना टाइम लगाया है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग या जो भी XYZ है, तो फिर आपको इस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है जब आप वो जॉब मिल ही जाएगी तो आपको? सर फर्स्टली तो मैं ये टीचिंग फील्ड के अंदर मेरा स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट है। और ये जो पोस्ट अगर मेरे को मिलती है तो मैं अपना जो टीचिंग जो है पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी। और उसके अंदर जैसे मैंने नेट क्वालिफाइड किया है सर, मेरा भी टीचिंग के अंदर इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो क्या पता उसके अंदर तो मेरा हो या ना हो, लेकिन ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस मेरी इंटरेस्टिंग जो फील्ड है, मेरे लिए जो रुचिकर क्षेत्र है मेरे लिए टीचिंग, उसके अंदर आने के लिए। और इसके अंदर मैं बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ा के अपनी जो स्किल है उसके अंदर मेरे को साथ के साथ नॉलेज भी मिलती रहेगी। और इसके अंदर मैं जो है मेरी जो ये मेरी जो वो सॉरी मेरी जो जो जॉब की नीड है वो भी इससे फुलफिल हो जाएगी और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इससे हो सकती हूँ। तो ये मतलब भी आप मेरी नीड। अब मुझे ये बताइए कि आप ये मान के चलिए कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जॉब मिल रही है, तो फिर तो आप ये जॉब छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? सर अभी नहीं सोचा इसके बारे में। तो फिर कब सोचोगे? तो हम आपको क्यों दे ये जॉब फिर, जब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो? बॉडी वही है एचपीएससी, कॉमर्स में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब कुछ होना है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट है तो आप फॉर्म भरोगे भरोगे तो यहाँ तक भी पहुंचोगे। अगर उसमें सेलेक्ट हो गए तो 2 महीने बाद ये पूरी प्रोसेस फिर करनी पड़ेगी एचपीएससी को। सर मुझे लगता है कि मैं अभी इस लेवल तक अभी प्रिपेयर नहीं हूँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके। क्योंकि मेरा वन टाइम ही क्वालिफाइड हुआ है नेट, और ये मेरा जो हुआ है नेट क्वालिफाइड ये 2020 के अंदर हुआ है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेरे को गैप लेना पड़ गया था इन चीजों से। तो उसके बाद मैंने अपनी बीएड जो है इसी के रिगार्डिंग की है कि मैं एज ए स्कूल टीचर के रूप में अपने आप को ला पाऊँ। तो नेट आपका जर्नल से कैटेगरी से है और कैटेगरी से है? एससी कैटेगरी से है सर। ओके। चलिए, बानी मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिकुलम ऑफ कॉमर्स? सर कॉमर्स के अंदर जो कैरिकुलम है उसके अंदर जो बिजनेस से रिलेटेड जो टर्म है या जो बिजनेस या अकाउंट से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके बारे में स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। ये करिकुलम वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से। व्हाट इज वेयर हाउसिंग? वेयर हाउसिंग एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद कुछ टाइम तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब उसकी नीड होती है तब हम उस टाइम पे उसको गुड्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। तब तक हम उसको उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम उसको एक बेटर प्लेस पे रखते हैं। इसको हम वेयर हाउस कहते हैं जहाँ पे हम उन चीजों को रखते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल बिजनेस तो सर एक जो प्रॉपर प्लेस के ऊपर ऑर्गेनाइज किया जाता है शॉप वगैरह खोल के। और ई बिजनेस के अंदर कोई स्पेशल लोकेशन होना जरूरी नहीं है। जो ई बिजनेस के अंदर जो बॉन्ड होता है कस्टमर के साथ वो ज्यादा बना रहता है, लेकिन ई बिजनेस में कस्टमर के साथ बॉन्ड ज्यादा अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाता है। और कस्टमर ई बिजनेस की कंपेयर में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसके ऊपर ज्यादा रिलायबल होते हैं। ओके, व्हाट इज पैटी कैश बुक? क्या सर?
पैटी कैश बुक क्या होती है? पैटी कैश बुक? पैटी कैश बुक जो एक बिजनेस के अंदर छोटे मोटे खर्चों को भुगतान करने के लिए एक अलग से कैश बुक मेंटेन की जाती है। इसके अंदर एक कैशियर जो होता है उसको छोटे मोटे दिन प्रतिदिन के खर्चे जो भुगतान करने के लिए, जैसे स्टेशनरी के हो गए, चाय कॉफी के खर्चे हो गए, उनको भुगतान करने के लिए एक अमाउंट दी जाती है। और उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उन छोटे मोटे खर्चों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पैटी कैश बुक है वो बनानी पड़ती है। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान में क्या डिफरेंस है? क्या सर? सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान में क्या डिफरेंस है? सिंगल यूज प्लान जो होता है ना सर, वन टाइम के लिए हम बनाते हैं, और इसके अंदर एक बार वो प्लान बना लेते हैं और उसको हम यूज कर लेते हैं। और जो स्टैंडिंग प्लान होता है वो अब रिक्यूरिंग नेचर का होता है, एक बार बनाने के बाद हमें बार बार उस प्लान को यूज में ला सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताइए कुछ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आई थी। ये जो कस्तूरी रंजन समिति है उसकी अध्यक्षता के अंदर बनाई गई थी। इसके अंदर 10+2 स्ट्रक्चर को छोड़कर 5+3+3/4 स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया है। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर कस्तूरी रंजन थे, जो कस्तूरी रंजन समिति बनी है। ये MHRD जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है उसके द्वारा ये लॉन्च की गई। कौन है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इंडिया के? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ध्यान नहीं है सर। हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है सीमा त्रिखा। ओके। लेक्चर मेथड के बारे में बताइए। लेक्चर मेथड के अंदर बच्चों को जैसे ओरली बोल के एक क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। इसके अंदर हम अपनी टीचिंग के अंदर कई जो एग्जाम्पल है या फिर कोई सिचुएशन को लेकर हम अपनी टीचिंग को इफेक्टिवली बना सकते हैं। इसके अंदर हम एक साथ कई बच्चों को हो वो टीच कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं? ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ एरर इस टाइप के होते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी हमें पता नहीं चलते। उस टाइप के एरर इसके अंदर शामिल है, जैसे एरर ऑफ ओमिशन हो गया, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, या किसी रॉन्ग अकाउंट के अंदर हमने ट्रांसफर कर दी है, या एरर ऑफ कंपनसेटिंग है, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। डेप्रिसिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, डेप्रिसिएशन लगाने की? सर डेप्रिसिएशन लगा के कोई भी जो बिजनेस है अपने एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस को पता कर सकता है। इससे जो बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अनबायस्ड तरीके से मिलती है, और इससे जो टैक्स का बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है। डेप्रिसिएशन लगाने से जो मशीन की रिप्लेसमेंट के लिए जो फंड है वो बिजनेस के अंदर अवेल हो जाता है। कौन कौन से बेसिक फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन की अमाउंट को? सर संपत्ति की जो वास्तविक मूल्य है वो, उसका जो अवशेष मूल्य है, और संपत्ति का जो जीवन काल है, ये इसके को इफेक्ट करते हैं। टीनी यूनिवर्सिटी क्या होती है? टीन इंडस्ट्री वो सॉरी टीन जो इंडस्ट्रीज होती है वो ये होती है कि इसके अंदर जो छोटी जो संस्थान होते हैं वो, इसके अंदर जो उत्पादन होता है छोटे पैमाने पर किया जाता है। इसके अंदर जो विनियोग की जो सीमा है लगभग 25 लाख रुपए तक होती है, और इसमें जो उद्योग करने वाला होता है वो अपने निजी संसाधनों से इनके अंदर उत्पादन करता है, और अपने उत्पादन का ये लगभग खुद ही कंज्यूम कर लेता है। अपने अपने परिवार के लिए बचा हुआ जो प्रोडक्शन होता है वो सेल करता है ये। और फिक्स इसमें सोप। श्रमिक जो ओके, फिक्स सोप रिटेलर क्या है? फिक्स शॉप रिटेलर वो रिटेलर होते हैं जो अपनी जो शॉप को एक पर्टिकुलर जगह से चलाते हैं। ये अपने गुड्स को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते हैं। इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं अदर ट्रेडर की कंपेयर में ज्यादा होते हैं, और ये कंज्यूमर को काफी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी वगैरह ये प्रोवाइड करवाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बतानी, शेयर होल्डर के लिए क्या बेनिफिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? सर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर शेयर होल्डर ये पता कर सकते हैं कि बिजनेस की ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, उनको कितना डिविडेंड है वो मिल सकता है। ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए इनको एनालाइज करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस को बैलेंस शीट में कहां पर शो करते हैं? वर्क इन प्रोसेस को ये बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में इन्वेंट्री के अंदर जाएगा सर। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में डिफरेंस बताइए।
जो ओरिजेंटल एनालिसिस है ये टाइम पीरियड के ऊपर बनाया जाता है। जैसे 2 सालों के जो स्टेटमेंट है एक साथ शो किए जाते हैं, जैसे बैलेंस शीट के अंदर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डाटा इसके अंदर साथ दिखाया जाता है। और जो वर्टिकल होता है इसमें 1 ईयर का डाटा ही दिखाया जाता है। और इसके अंदर जो वर्टिकल है ये परसेंटेज के अंदर आप शो किए जाते हैं। और ये जो वर्टिकल होते हैं इंट्रा फ्रॉम एनालिसिस में हेल्पफुल है, और जो ओरिजेंटल है ये इंट्रा फ्रॉम और इंटर फ्रॉम दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसको हम ओरिजेंटल को कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं और वर्टिकल को कॉमन साइज स्टेटमेंट के नाम से भी जानते ओके। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? हैं। डेलीगेशन के अंदर तो हम अपने जो सबकोऑर्डिनेट जो सुपरवाइजर होते हैं, जो उच्च अधिकारी होते हैं, वो अपने निम्न अधिकारियों को अपने जो कुछ अधिकारों का बांटन कर देते हैं ताकि वो काम को अच्छे तरीके से कर पाए। ये जो डेलीगेशन होता है ये मतलब एक हमेशा के लिए नहीं होता, ये एक बार अधिकारों को देकर वापस ले सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये डेलीगेशन का एक एक्सटेंशन फॉर्म है, वाइड फॉर्म है। इसके अंदर एक बार अधिकार सौंप दिए जाते हैं वो उनके पास बने रहते हैं। मतलब आप कहना चाहते हो कि डेलीगेशन वाइडर टर्म है और डिसेंट्रलाइजेशन उसका एक पार्ट है? नहीं सर, तो डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन की कंपेयर में ज्यादा वाइडर टर्म है। हरियाणा का हुरिकेन किसे कहा जाता है? क्या सर? विच फेमस क्रिकेटर फ्रॉम हरियाणा इज नोन एज हरियाणा हुरिकेन? कपिल देव। रिस्टिक मेथड क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट मेथड के अंदर ये अनुमानी विधि होती है, इसमें बच्चा खुद करके सीखता है। इसके अंदर बच्चे को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, उससे रिलेटेड वो खुद ही डाटा को अक्वायर करता है और उससे अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। करके सीखने खुद ही करके सीखता है इसके अंदर। सर्वे एंड मार्केट स्टडी मेथड क्या है? इसके अंदर सर्वे मेथड के अंदर कुछ जो व्यक्तियों को चुन लिया जाता है जिनसे हमें क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनसे क्वेश्चन है उन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है। इसमें जो रिलेटेड टर्म होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी मुद्दे होते हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सिमेंटिक बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या है ये? सिमेंटिक बैरियर सिमेंटिक बैरियर ये लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर है। इसके अंदर किसी वर्ड के डबल मीनिंग या फिर किसी अर्थ या भाषा संबंधी के कारण हम कुछ शब्दों का अलग अर्थ समझ लेते हैं, ये सिमेंटिक बैरियर होते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन? क्या सर? व्हाट इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन वो होता है जिसके अंदर हम जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता आदि के कारण पैदा हो जाता है। इसके अंदर जो कई बार इंफॉर्मेशन होती है पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो जाती है, या जो बेस मेन इंफॉर्मेशन होती है वो बदल जाती है। और इसके अंदर हम ये पता नहीं कर सकते कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ। ओके। टाइप कौन कौन से इसके ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के टाइम क्लस्टर क्लस्टर टाइप और सर इसके अंदर एक तो ये होता है कि एक पर्सन है वो दूसरे पर्सन को इंफॉर्मेशन भेजता है तो सीरीज टाइप में चलती है इंफॉर्मेशन। और एक ये होता है कि एक पर्सन है वो काफी एक साथ 2 या 3 बंदों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है, तो ये एक नेटवर्क की तरह काम करती है। ओके। थ्री प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग के अंदर एक तो अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत इसके अंदर शामिल किया जाता है और संचार की श्रृंखला।
संचार होना चाहिए। पंजाब केसरी किसको बोला जाता है, फ्रीडम फाइटर? हरियाणा से एक फ्रीडम फाइटर है जिसको पंजाब केसरी नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। इसके अंदर किसी बच्चे को प्रॉब्लम दी जाती है और वो अपनी क्रिएटिविटी से उसको सोल्व करता है। ये एक टीचिंग का एक एक्टिव पार्ट है, इसमें बच्चा एक्टिवली होके सीखता है और ये इस टीचिंग को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाती है, क्योंकि बच्चा अपने मस्तिष्क से नई नई चीजों के बारे में क्रिएशन करके विचार विचार विमर्श करके इसके अंदर विचार करके किसी प्रॉब्लम को सुलझाता है। लीडरशिप का ऐसा कौन सा स्टाइल है जो अपनी पावर को ज्यादा यूज ना करने पर जोर देता है? लाइसेज मेथड। लजीज फेयर। ठीक है, यूटीआई लेजिस्लेयर के बारे मेथड। में बताइए। क्या सर? यूटीआई क्या है? यूनियन ट्रेड ऑर्गे यूनियन ट्रेड इंडस्ट्रीज। यूटीआई यूनियन ट्रेड ऑफ इंडिया, इस तरीके का सर, ध्यान नहीं है ये एल पता आई है सी सर, इसकी 19 स्थापना एल हुई थी। एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आई एफ सी आई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई एफ सी आई के बारे में बताइए। आईएफसीआई ये जो इंडस्ट्रीज होती है उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ये लोगों से बचतों के रूप में जम पैसा इकट्ठा करता है। एडीआर और जीडीआर में क्या डिफरेंस है? एडीआर जो होते हैं ये जो जो दूसरे देशों की कंपनियां होती है अमेरिका में अपनी जो एडीआर इन्वेस्ट करके अमेरिका वासियों को जारी करती है, इसलिए अमेरिकी डॉलर को अमेरिकी डॉलर के अंदर ये शो किए जाते हैं। और ये जो एडीआर होते हैं ये किसी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही लिस्टेड होते हैं और इसके अंदर जो फॉरेन दूसरी देशों की कंपनी है वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकती है इसके। और जीडीआर में किसमें इन्वेस्ट कर सकती है? जीडीआर के अंदर सारी कंट्रीज के अंदर जैसे भारत है वो दूसरे विदेशों के अंदर अपने शेयर इशू करना चाहता है तो वो क्या जीडीआर को फॉलो कर। क्या जीडीआर में एडीआर भी इंक्लूड होता है, मतलब भारत अमेरिका में भी कर सकता है जीडीआर के थ्रू? नहीं सर। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना कितने परसेंट कंपलसरी है? 25%। ओके। ध्यान नहीं है सर। Why are the internal source of recruitment considered to be more economical? सर इंटरनल जो सोर्स होता है वो उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट की जाती है वो बिजनेस के अंदर से ही की जाती है। इसके अंदर जो ट्रांसफर या प्रमोशन के थ्रू है वो रिक्रूटमेंट की जाती है। ये ज्यादा इकोनॉमिकल रहता है क्योंकि इसके लिए बिजनेस को जो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनके ऊपर होने वाले खर्चों के अंदर कमी देखने को मिलती है और इसके अंदर जो ट्रेनिंग के अंदर जो खर्च ट्रेनिंग के ऊपर खर्च जो होने वाला है वो भी इससे कम हो जाता है, इसलिए हम इसको इकोनॉमिक मेथड कह सकते हैं रिक्रूटमेंट। सेमिनार क्या होता है? सेमिनार के अंदर किसी टॉपिक के ऊपर जो है टॉपिक को प्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर जो सेमिनार में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति भी किसी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं और इसके अंदर कई बार ये होता है कि टॉपिक से रिलेटेड जो कॉपीज होती है वो अटेंड करने वाले को प्रोवाइड करवा दी जाती है और आप सेमिनार के अंदर एक डिस्कशन भी होता है जिसके अंदर जो सेमिनार अटेंड करने वाले पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम की जो डाउट है जो उनको दूर कर सकते हैं। ओके। डेप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जो डेप्रिसिएशन होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड चला जाता है और इसे जो टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं पी एंड एल के अंदर है जिससे ये डेबिट बैलेंस है वो बढ़ा हुआ मिलता है क्रेडिट के कंपेयर में। बैलेंस शीट के अंदर जैसे डेप्रिसिएशन जो हम लगाते हैं वो असेट्स की वैल्यू में से रिड्यूस हो जाता है तो डेप्रिसिएशन से असेट्स की वैल्यू घटी हुई दिखाई देती है। प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है? प्रोविजन जो होते हैं ये हमें ज्ञात दायित्वों के लिए बनाए जाते हैं जिनकी
भी हमें ये लगता है कि ये जो हमारी लाइबिलिटी है वो अराइज हो सकती है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और रिजर्व होते हैं, ये प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। जब प्रॉफिट होता है तो बिजनेस इनको क्रिएट कर लेता है, इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। प्रोविजन और रिजर्व के कुछ एग्जांपल बताइए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर, सर रिजर्व के अंदर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, और कैपिटल, सॉरी ये याद कैपिटल रिजर्व अभी क्या ध्यान। होता है? कैपिटल रिजर्व वो होता है जो बिजनेस की जो कैपिटल असेट्स जो असेट्स होती है उनको सेल या प्रॉफिट सेल करने से जो प्रॉफिट होता है उनसे बनाए जाते हैं। ये जो प्रॉफिट होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो रिवेन्यू हो रही है उनको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। रिजर्व जैसे कैप ये जो ओके, रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व कैपिटल, यही कैपिटल रिजर्व या रिजर्व कैपिटल सर? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो होती है सर जो बिजनेस अपनी जो समापन के समय पे ही मंगवाता है, वो होती है। सिंगल लाइन स्टोर क्या होते हैं? सिंगल लाइन स्टोर वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बिजनेस करते हैं, जैसे स्वीट शॉप होगी, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्वीट्स है वो सेल करने का काम करते हैं, तो ये सिंगल लाइन स्टोर के अंदर शामिल है। रेशियो एनालिसिस के बारे में बताइए। रेशियो एनालिसिस के अंदर जो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस, उनकी टर्म के बीच रिलेशन स्टेबल करने का काम करता है। ओके, टाइप ऑफ रेशियो बताइए। टू टाइप्स के रेशियो होते हैं सर, ट्रेडिशनल रेशियो एंड फंक्शनल रेशियो। ट्रेडिशनल रेशियो के अंदर जो आय विवरण अनुपात हो गया, और बैलेंस शीट अनुपात हो गया, समग्र अनुपात हो गया। और जो फंक्शनल जो रेशियो होते हैं उनके अंदर एक्टिविटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, प्रोबेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर क्या आता है? लिक्विडिटी रेशियो के अंदर सर हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के रिलेशन को देखते हैं, और इसके हाँ यही चीज है, जैसे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी के रिलेशन को। एग्जाम स्ट्रक्चर एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताइए, क्या है? सर इसके अंदर 10+2 को रिबेट कर छोड़कर 5+3+3 4 को शामिल किया गया है, और इसके अंदर जो एग्जाम है इसके अंदर 4 स्टेजेस बनाई गई है। सॉरी, फाउंडेशन फर्स्ट स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज ये 3 से 8 साल तक के बच्चे के अंदर होती है, इसमें जब सेकंड क्लास तक कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, और जो एग्जाम स्टार्ट हो गए प्रीपैरेटरी स्टेज से स्टार्ट होंगे। ओके, कैश क्रॉप के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? क्या सर? जायद की फसलें या कैश क्रॉप? इसके अंदर जो सब्जियां वगैरह है वो शामिल की जाती हैं। खरीफ की ये फसलें? खरीफ की फसलें में सर सरसों तो नहीं है सर, बोई कब गवार जाती बाज गवार बाजरा मूंग ये शामिल होगी सर खरीफ की फसल। बोई कब जाती है खरीफ की फसलें? मार्च अप्रैल में सर, अप्रैल मई। ओके, कौन कौन से स्टेट की बाउंड्री हरियाणा को लगती है? सर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। कितने स्टेट की लगती है? 5 स्टेट की लगती है सर शायद। कौन से ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के जिसकी बाउंड्री अदर स्टेट को नहीं लगती? सर एक तो जींद और चरखी दादरी।
इलेक्ट्रोल वो चुनावी चंदे के बारे में बताइए, आजकल चला हुआ है, क्या सिस्टम है? सर इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो होता है, वो जो चुनावी पार्टियां होती है, वो जनता से चंदे के रूप में पैसा इकट्ठा करती है ताकि वो अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में उसको लगा सके। चंद्रयान 3 के बारे में, उसके पार्ट क्या क्या थे? सर नहीं पता। चलिए जी, करते हैं आपका इंटरव्यू यहीं पर एंड। देखिए, सबसे पहले तो आपने, जो मैंने एचपीएससी वाला क्वेश्चन पूछा था, या तो आप यूजीसी नेट के बारे में बताइएगा मत। ठीक है सर। ठीक है, इसको बताना ही मत, क्योंकि फिर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ये कमियां बताओगे कि सर मैं उस लेवल पर मेरी अभी तैयारी नहीं है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इसलिए मत बताना इसको, तो ठीक है। ठीक है। एक है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इंडिया के हैं धर्मेंद्र प्रधान। मैंने एक पीडीएफ ठीक है सेंड की सर। थी, आपने मिल गई थी क्या वो, जिसमें हरियाणा कैबिनेट के बारे में था? सर आज देखी थी पर मैं रीड नहीं कर पाई उसको। भाई रीड करो, फिर कब करोगे, पेपर के बाद है। नहीं सर, आज देखी मैंने, वो देख करूंगी सर रीड आज। पीडीएफ हाँ, नहीं करवा। एक हॉरिजेंटल में सिर्फ इंट्रा आएगा, इंट्रा फर्म। वर्टिकल में दोनों आते हैं, हॉरिजेंटल में एक ही आता है। उल्टा बोल दिया था आपने। टाइप ऑफ ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं बता पाए, वो भी आपको करना चाहिए। ठीक है। यूटीआई, जब आपको पता नहीं था, फिर गैस नहीं करना, तुक्का नहीं मारना, वहां पर बोलना सॉरी सर मुझे नहीं पता। सर पता था, मैं कंफ्यूज हो गई एकदम से। बस कंफ्यूज होगी तो नहीं बोलना, ठीक है। एक सॉरी का वर्ड बार बार यूज करो जहां पर आपको नहीं आता। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ठीक। है। डीआरआर 10% है, अब पहले 25 था, अब 10 हो गया है। ठीक है सर। ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो, ये आप बोलना भूल गए थे फंक्शनल में। एक्टिविटी, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी। ठीक है। और बाउंड्रीज 5 लगती है, कौन कौन सी? पंजाब, राजस्थान, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और आपका यूपी। सर ये दो भूल गई थी मैं, हाँ। उत्तराखंड और और जींद नहीं है सेंटर में, मतलब क्या बोलते हैं उसके, जिसकी जींद की तो बाउंड्री लगती है पंजाब के साथ। ठीक है। याद रखना, जींद की बाउंड्री लगती है, रोहतक और चरखी दादरी दो है। ठीक है सर। और कुछ पूछना तो पूछिए। जायद फसलें, यानी कि बाकी फसलें के बारे में, रबी, इसके बारे में ठीक बताया आपने मोस्टली। कुछ और है तो पूछिए आप अपना, करते हैं फिर एंड इसमें। सर मैं नर्वस बहुत हो जाती हूँ जब भी, जैसे आप ले रहे हो इंटरव्यू, एकदम से मैं नर्वस हो जाती हूँ, बाद में धीरे धीरे तो नॉर्मल हो जाती हूँ, लेकिन एकदम जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, तब मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। नर्वस हो जाती हो ना, तो आपको ना पता हो तो बस सॉरी बोल के चुप हो जाना बस। ठीक है। कोई क्वेश्चन करे तो ठीक। जानबूझ के जबरदस्ती एक्सप्लेन नहीं करना, तुक्का मार के एक्सप्लेन नहीं करना। आपको एग्जैक्ट आता है तो बोलिएगा, नहीं आता तो बोलना है सॉरी सर मुझे नहीं पता। ठीक है। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? यही है सर अभी तो। चलिए जी, करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट